ओके मैम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज जो चैप्टर है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है जो 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, गांव का नाम है आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये गांव, वहां पर हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एवं पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना बाकी का अध्यापन कार्य किया। सन 1969 में उनका देहांत हो गया, यानी उनके जन्म का जो डेट है वो 1907 है और देहांत की जो मृत्यु की डेट है वो 1969 है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आगे बता रहे हैं कि साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास। देखिए, साहित्य का इतिहास यानी जब वह शुरू हुआ था उसके बारे में। इसके अलावा आलोचना, आलोचना का मतलब समझते हैं किसी चीज़ में हम कमी, उसकी क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, क्या उसको और चीज़ों की ज़रूरत है, वो हाँ मैम चैप्टर कौन सा है? चैप्टर बेटा बताया था ना मैंने, एक 8 है, चैप्टर 8 है, एक कुत्ता और एक मैना। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हमें अभी आया था, पता है। मिल गया। आलोचना का मतलब क्या हो गया? उनकी मैम मतलब कमियां किसी के बताना। बारे ठीक है, में पूरी हाँ। बात करना। शोध का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करना। उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है। अशोक के फूल, ये देखिए उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं है उसका वर्णन है, यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो आप इसको। अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, ये सारे चारों क्या चीजें इसके निबंध लिखे हैं इन्होंने। 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सारी कृतियां हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण से अलंकरण से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया? उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, और पद्म भूषण से अलंकृत या से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की है। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उसमें उच्च कोटि की रचनाएं की हैं। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों का भी सरल, सुबोध और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनको आप अंडरलाइन कीजिए। जब हमसे आपको कहते हैं कि एग्जाम में लेखक परिचय लिखना है तो उसमें से आप जो उनके एक तो कुछ तो कृतियां याद कर लिया करो, इसके अलावा जो उन्होंने अपनी कृतियों में क्या लिखा है, किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, वो सारी चीज़ें तो उनके बारे में बताया गया है कि उनकी जो लिखी गई कृतियां हैं वो जटिल, गंभीर और दर्शन प्रदान बातों को भी सरल और सुबोधक और मनोरंजन ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी का उद्देश्य रहा है ना, उनके लेखन की विशेषता रही है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान रचना कर्म है जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव को सृजनात्मक सामंजस्य से बिठाया गया है। यानी कि परंपरा के बोध और लोक जीवन, उस लोक के जीवन के जो है उन सब का अनुभव उन्होंने सृजनात्मक ढंग से मतलब कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया है, उसका सामंजस्य बिठाया है। ये तो हो गया उनके बारे में, जो कवि परिचय के बारे में कि उनका लेखन कला किस प्रकार था, क्या क्या उन्होंने लिखी, कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन सब के बारे में हमने लेखक परिचय के अंतर्गत किया गया। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का जो शीर्षक है एक कुत्ता और एक मैना, वो किस पर आधारित है वो हम अब पढ़ रहे हैं, यानी कि ये कहलाएगा हमारा पाठ परिचय।
एक कुत्ता और एक मैना, ये क्या कौन सी विधा है? निबंध। क्लियर है? इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो संस्मरण था, ये है हमारा निबंध। निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति, हाँ, न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुण जैसे मानवीय गुणों का भी विस्तार भी है इसके अंतर्गत। मतलब ये जो पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत जो पशु पक्षियों उनके प्रति जो मानवीयता, यानी उन पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीयता है वो उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया। बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो, जैसे कि टाइम आपका भी वेस्ट नहीं हो, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। बल्कि पशु पक्षियों का भी देखिए, जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई आपने एनिमल्स पाल रखा है, पेट एनिमल्स रख रखा है, तो आपने देखा होगा उन पक्षियों का आपके प्रति भी काफ़ी संवेदनशीलता रहती है, काफ़ी उनके प्रति प्रेम भाव रहते हैं। वो हमारी भाषा में बात नहीं कर सकते, लेकिन वो सब महसूस करते हैं जो हम उनके प्रति व्यवहार रखते हैं। हम जैसा व्यवहार उनके प्रति रखेंगे, ऐसे देखिए कि मान लीजिए आपने घर पे कोई डॉगी या गाय को पाल रखा है, तो वो जो डॉगी है, वो जो गाय है, अगर आपने रख रखा है, तो आपके परिवार के जो परिजन होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सभी का जो नेचर है वो अलग अलग होता है, और उस जो आपने जानवर रख रखा है उससे भी सबसे लगाव अलग अलग होता है। तो वैसा ही रिएक्शन सामने वाला, मतलब वो एनिमल भी आपको देता होगा। किसी से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, किसी के मतलब हर परेशानी को वो समझ रहा है, वो जानवर होते हुए भी उनकी भावनाओं में जो सामने वाले की भावना उसको वो समझता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत निबंध के द्वारा, इस जो निबंध के द्वारा बताया गया है, इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों, स्मृति मतलब यादों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए, उकेरे मतलब बताए गए हैं। पशु पक्षियों की संवेदनशीलता जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। सूक्ष्म मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से उसका निरीक्षण किया गया है, जांचा गया है, परखा गया है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है, यानी कि हमें भी जानवरों से भी प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए। वो इस पाठ के अंतर्गत हम देखने को मिलेगी निबंध के द्वारा। चैप्टर है हमारा एक कुत्ता और एक मैना। आज के कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं और अन्यत्र जाया जाए। अब यहाँ पर गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के मन में ये आया कि शांति निकेतन को छोड़ करके, शांति निकेतन जहाँ वह रहते थे, कहीं अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब होता है दूसरे स्थान पर, अन्य जगह पर जाना। आप लिख लीजिए, चाहे तो इसके अर्थ लिखते जाइए। अन्यत्र यानी अन्य स्थान पर जाना। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। जैसा कि आप जानते हो कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में काफ़ी तरह की परेशानियां खड़ी होने लग जाती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। तो ऐसे ही जो गुरुदेव हैं, उन्होंने सोचा कि शांति निकेतन छोड़ करके कहीं और जाया जाए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। ज़्यादातर लोग उनसे मिलने कहाँ आते थे? शांति निकेतन आते थे। तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो उनको अटेंड नहीं कर पाते थे। शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। यानी शांति निकेतन को छोड़कर वे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? श्री निकेतन। श्री निकेतन में, श्री निकेतन के वो जो था श्री निकेतन, वो कितने मंजिला था? 3 मंजिला था। उस मकान में कुछ दिन रहने के लिए चले गए। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया होगा। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। सबसे ऊपर के मतलब मंजिल पर, तले का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहने लगे। मतलब ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। देखा होगा आपने कई मकानों के, जहां पर मकान मैम, हाँ बेटा। मैम सेकंड लाइन में वो ते लिखा हुआ है, उसका मतलब? ते का मतलब यह कि उन्होंने पाया, वे सोचने लगे या उन्होंने महसूस किया, वे शब्द के लिए आया है, ठीक है।
हाँ, आगे देखिए, वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी। आपने देखा होगा कि जो मकान होते हैं जिसमें जगह की काफ़ी कमी होती है ना, ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर की तरफ ही एक घुमावदार सीढ़ियाँ लगा देते हैं लोहे की। या तो किसी फिल्म में, नाटक में, या हम कहीं जाते हैं तब आपने देखा होगा कि बाहर लोहे की सीढ़ियाँ लगाई दी जाती हैं, जिससे कि हम मतलब वो जो जगह है, कम जगह में आपको ऊपर जाने की व्यवस्था हो सके। तो श्री निकेतन में भी जो सीढ़ियाँ थी वो कैसी गोल घुमावदार थी, लोहे की बनी हुई थी। और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था, क्योंकि रविंद्रनाथ जो थे वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध मतलब बूढ़े हो चुके थे। और क्षीण वपु, क्षीण वपु मतलब उनकी जो काया थी, वो शरीर था, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। असंभव मतलब मुश्किल, लिखते जाइए, अर्थ मुश्किल था। फिर भी बड़ी मतलब असंभव मतलब चढ़ना ही आसान, चढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सकता। जैसे इसको आप ऐसे देख सकते हो कि आपके घर में बहुत बुजुर्ग, अगर आपके दादा दादी हैं या उनके भी आपके परदादी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर चढ़ने उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, फिर बड़ी कठिनाई के साथ, कठिनाई मतलब मुश्किलों के साथ उनको ऊपर वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियाँ थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन उस आश्रम में जो लोग रहते थे वो भी छुट्टियों के कारण बाहर गए हुए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। अब हमने शब्द आया था, वो किसके लिए आया है? पूरे परिवार के लिए। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चे लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो शब्द किसके लिए आया? हजारी प्रसाद त्रिवेदी के लिए। हजारी प्रसाद त्रिवेदी लिख रहे हैं, तो वो अपने लिए लिख रहे हैं कि हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। ठानी का मतलब होता है निश्चय करना, निर्णय कर लेना कि हमें आज जाना ही जाना है। ठीक है। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, दर्शन को यहाँ विशेषणीय रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। दर्शनार्थी का मतलब दर्शन करने वाला। अब दर्शन किसका किया जाता है? भगवान का। भगवान का, या कोई चीज पूज्य नहीं होती है उसका दर्शन किया जाता है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए मैंने विशेष रूप से दर्शनीय बना करके लिख रहा हूँ कि उनका कारण ये है कि गुरुदेव के पास जब जाते थे तो प्राय वे यह कह करके मुस्कुरा जाते थे कि दर्शनार्थी है क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछ रहे थे। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भी बांग्ला भाषी थे, बांग्ला में बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि शुरू में मैं उनसे बांग्ला भाषा में ही बात करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्र लोग अपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेल। अब ये जो लिखा हुआ है अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है आपकी बांग्ला भाषा में, एक भद्र लोग आपनार दर्शनेर जन्य एते छेन, यानी कि एक दर्शनार्थी है, जो आप एक व्यक्ति है जो आपके दर्शन करना चाहता है। बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी ही बांग्ला में नहीं। ठीक है, यानी जो हमारी हिंदी भाषा में होते हैं कई बार जो मुहावरे होते हैं वो बहुत अधिक प्रचलित होते हैं, हर व्यक्ति उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो बात प्रचलित थी वो उतनी बांग्ला में नहीं थी, इसलिए मैम इस लाइन का मतलब क्या है? हाँ मैम इस लाइन का मीन्स क्या है? बेटा वैसे देखो मुझे बांग्ला भाषा नहीं आती, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ उसका अर्थ बता। मैम नीचे लिखा हुआ है दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? अच्छा एक, हाँ अब देखो इसका अर्थ निकलो। एक भद्र लोग आपना दर्शनीय जन्य ऐसे छेन,
तो ये बांग्ला भाषा में लिखा है। आगे देखते हैं उसका अर्थ लिखा है क्या। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, और पुस्तकीय मतलब किताबी भाषा है, और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब भी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्लगब होते हैं कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते हैं। कितने इतने प्रलग, अपने देश में दर्शनार्थी में इतने कितने। इस वर्ड का बेटा अर्थ मैं बताऊंगी, इसका अर्थ मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो, आज देख के मैं इसका अर्थ बताऊंगी आपको। मैम प्रगल्भ मतलब होता है बोलने में संकोच ना करने वाला, शब्दार्थ में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। यानी इतने अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति बोलने में किसी तरह का संकोच ना करे। कि समय असमय, आप में से देखा होगा आपने कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं या 30-40 बच्चे हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि हर बात का प्रश्न पूछ लेते हैं, है ना, कोई भी बात होती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं टीचर से या बच्चों से, किसी से भी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो संकोच करते हैं, बोलने में थोड़ा सा घबराते हैं कि नहीं ये क्या मेरे को पूछना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, मैं इस विषय में बात करूं या नहीं करूं। या आप अपने घर पे भी देखते हो कि मान लीजिए आप 2-3 बहन भाई हो, तो आपके पेरेंट्स से अगर किसी चीज़ की मान लीजिए आपको परमिशन चाहिए होती है, तो आप अपने या तो भाई को या बहन को आगे कहते हैं नहीं तू पूछ ले, मैं नहीं पूछ सकता, है ना। या आप मम्मी को आगे कर देते, नहीं पापा से आप इसकी परमिशन दिला दो, मैं नहीं पूछूंगा। यानी कि जो कुछ व्यक्ति तो होते हैं जो बोलने में थोड़ा संकोच करते हैं, जो व्यक्ति बोलने में संकोच नहीं करते उसके लिए ये शब्द आया है, ठीक है। हाँ आगे देखिए, और रोकते रहने पर भी आ ही जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप नहीं चाहते हो कि भाई ये मेरे घर आए, लेकिन फिर भी वो आपके घर आते जाते रहते हैं। वो मतलब निसंकोच, बिन बुलाए मेहमान जैसे। हाँ बिन बुलाए मेहमान जैसे। बिन बुलाए मेहमान भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसको आपके पेरेंट्स पसंद नहीं करते या आप पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो डेली आपके घर किसी ना किसी कारण से आ जाता है, आपसे बात करता है या कॉल करता रहता है, और आप उसकी बात को सुन के काफ़ी इरिटेट होते हो कि आप नहीं चाहते कि वो आपसे ज़्यादा दोस्ती रखे या आन जान रखे या बातचीत करे, लेकिन फिर भी उसको बिना शर्म के, बिना कुछ संकोच के वो आपसे बात भी करता है, आपके घर भी आता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह के लोग भी काफ़ी होते हैं दुनिया में। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से मिलते थे, मतलब कम मिलते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। अस्तु मतलब इसीलिए मैं बाल बच्चों का मतलब अपने बाल बच्चों सहित, यानी सपरिवार। इस शब्द का मतलब है मैं बाल बच्चों सहित यानी सपरिवार एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, और कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। किसको नहीं देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव वहां खड़े आनंद में थे बहुत, मतलब क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि वो श्री निकेतन में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि हर व्यक्ति को उनको एड्रेस भी नहीं दिया गया था, क्योंकि वो जब वहां से शांति निकेतन से इसलिए गए थे कि उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए वो वहां पर रह रहते थे कि जिससे ज्यादातर लोग उनसे मिलने ना आए। तो कह रहे हैं कि गुरुदेव वहां खड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में होती थी। शांति निकेतन में होने का कारण था कि सबको पता था कि यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को, बहुत कम लोगों को उसके बारे में जानकारी थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब हम ऊपर गए, जब लेखक और उसका परिवार ऊपर गया, तो गुरुदेव बाहर जो अपने आगे का खुली जगह होती है वहां बालकनी में चुपचाप बैठे अस्तगामी मतलब होता है जो सूर्य होता है, सूर्य का अस्त होना, यानी डूबने का समय, सूर्य के डूबने का समय।
कि सूर्य की ओर ध्यान स्मृति नैनों से देख रहे थे। मतलब उनका पूरा ध्यान केवल सूरज के अस्त होने पर केंद्रित था। नैनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए। बच्चों से ज़रा छेड़छाड़ की। आप छेड़छाड़ की मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, छोटे बच्चे, कोई छोटा बच्चा आपके साथ में होता है, तो आप किसी परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ जाते हो, तो आपके दादाजी वगैरह या कोई बड़ा घर में, तो वो पहले बच्चों से बातचीत करते हैं। डायरेक्ट आपसे बात ना करके बच्चों से बात करते हैं, कैसे हो, क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, किसके साथ आए हो, कौन अच्छा लगता है आपको, इस तरह से छोटी मोटी बातें करते हैं। यस मैम। क्योंकि उसके बाद में फिर वो बड़ों में बातों में लीन हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे ही पूरा परिवार उनके पास जब गया तो उन्होंने बच्चों से थोड़ी सी छेड़छाड़ की और कुशल प्रश्न पूछे। कुशल प्रश्न के मतलब आपके बारे में कि भैया, हाँ, कुशल प्रश्न मतलब आपके कुशल होने के लिए, मतलब क्या आप ठीक हो, क्या कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सारी बातें उन्होंने पूछी। बेटा इतना लेट आए हो, थोड़ा टाइम से आया करो। अभी जो बच्चा ऐड हुआ है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, मुझे बता देना आपका टाइम होते ही। आगे देखिए इसमें, हाँ, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर के पूंछ हिलाने लगा। उनके पास एक कुत्ता था जो धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पास, आपने देखा होगा अगर आपके घर में भी आपने डॉगी रख रखा है तो वो आपको देख करके खुश होता है। जब वो खुश होता है तो पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, सहलाया उसको। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उन्हें श्रेय रस के अनुभव करने लगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब आपके माता पिता, आप उनके पास बैठते हो, कई बार मम्मी होती है, आप लेटे हुए बैठे होते, आपके बालों पर हाथ फेरती है, आपको सहलाती है, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। अगर आपकी मम्मी आपके संग ऐसा करता है तो बड़ा सुकून, बड़ी शांति से हमको मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो उस कुत्ते को बहुत अच्छे से सहला रहे थे। तो ऐसा लग रहा था वे आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से, आंखों को मूंद कर अपने अंदर के हर, मतलब रोम रोम मतलब जो छोटे छोटे रोम होते हैं, उनसे उस स्नेह रस का अनुभव कर रहा था। तो उसको वो, उस उनका जो प्रेम था उसको वो फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। नहीं आ रही आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम, आपकी आवाज आ रही कट कट आवाज आ रही है। यस मैम। है। मैम टक टक पर खोल। मैम अभी भी नहीं मैम आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इनविजिबल। वॉइस इनविजिबल ही होती है। गायब हो गई।